अस्सलाम वालेकुम। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टरों अपनी सियासी वाबस्तगी से हटकर एक लम्हे के लिए सोचें कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया, अवामी मैंडेट को चोरी किया, वोटों में रद्दोबदल की, जाली फॉर्म 47 जारी किए, क्या उन लोगों ने पाकिस्तान का भला किया? क्या वो लोग पाकिस्तान के दोस्त हैं या पाकिस्तान के दुश्मन हैं? जरा सोचें कि जिन लोगों को हम इलेक्ट करके असम्बली में भेजते हैं, उनका काम होता है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना, आइन साजी करना। और अगर किसी शख्स को अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, अवाम ने उसके खिलाफ वोट दिया है, लेकिन चौधरी निजामुद्दीन ने उसकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसे असम्बली में भेज दिया, वो असम्बली में जाकर अवाम के लिए कानून साजी करेगा, अवाम के लिए आइन साजी करेगा, या उनके लिए कानून साजी और आइन साजी करेगा जिन लोगों ने उसे तमाम तर मुखालफत के बावजूद नोटिफिकेशन जारी करके असम्बली में पहुंचाया। जो डाका इन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर मारा है, जो इन्होंने वोटों की चोरी की है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ये इन्होंने एक नई रवायत कायम की है। अब ये एक न्यू नॉर्म बन जाएगी आने वाले इलेक्शंस में कि आपको अवाम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं, आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं। बस आपने एक काम करना है कि आपने इस मुल्क के आइन के साथ नहीं खड़े होना, जमहूरियत के साथ नहीं खड़े होना, और चोरी निज़ामुद्दीन की ताबेदारी करनी है। बस आपने सिर्फ ये करना है। और जब आप ये करेंगे तो चौधरी निजामुद्दीन आपकी जीत का नोटिफिकेशन जारी करवा देगा, चाहे आपको वोट मिले या ना मिले, वो मैटर नहीं करता। वोट मैटर नहीं करता, आपकी ताबेदारी मैटर करती है। ये जो एक नई रवायत डाली गई है, ये मुल्क के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ये निहायत खतरनाक चीज़ है। ये ये वो वारदात डाली गई है जिसकी हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। पाकिस्तानियों को अभी हमें इदराक नहीं हो रहा कि हमारे साथ क्या कर दिया गया, हमारी जमहूरियत के साथ, हमारे पूरे सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ कर दिया गया, इसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। एक नया तरीका मुतारफ करवा दिया गया, एक नई किस्म की बदमाशी इंट्रोड्यूस की गई है कि आप धड़ल्ले से वोट चोरी करेंगे और कोई पाकिस्तान का कोई इदारा भी उस चोरी पर सवाल नहीं उठाएगा, कोई इदारा भी तहकीकात नहीं करेगा कि क्या हो रहा है, ये आपने क्या कर दिया, कोई भी नहीं पूछेगा। तमाम इदारे चौधरी निजामुद्दीन के ताबे हैं। ये एक नई रवायत है और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक रवायत है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमें समझने की जरूरत है। अब कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि 2018 में भी तो ऐसे ही हुआ था, उस टाइम भी तो जो जीत रहे थे उन्हें हरवाया गया था, जो हारे हुए थे उन्हें जितवाया गया। इमरान खान को भी तो ऐसे ही लाया गया था। तो ऐसे नहीं लाया गया था इमरान खान को, 2018 में ऐसे नहीं हुआ था। जो प्री पोल रिगिंग की गई है वो 2018 में भी हुई थी। नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था, इलेक्शन से पहले जो रिगिंग की जाती है, नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था, मरीम नवाज को जेल में डाला गया था। एक नैरेटिव बनाया गया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं आएगी, इमरान खान की हुकूमत इस्तीफा आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में नून लीग को डिसमेंटल नहीं किया गया था, इस दफा पीटीआई को किया गया है। 2018 के इलेक्शन में नून लीग के बंदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया गया था, इस दफा पीटीआई के साथ ये किया गया है। 2018 के इलेक्शन में नून लीग को मुकम्मल तौर पर कैंपेन करने की इजाजत थी। उनकी कैंपेन सोशल मीडिया पर भी जारी थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जारी थी, उन्हें भरपूर कवरेज भी मिल रही थी। शहबाज शरीफ पूरे मुल्क में जलसे भी कर रहे थे, जबकि 2024 के इस इलेक्शन में पीटीआई को ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कवरेज की इजाज़त थी, ना ग्राउंड पे कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई रैली करने की इजाज़त थी, ना पीटीआई को अपना कोई बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर, किसी किस्म की कोई चीज़ पीटीआई को शो करने की इजाज़त इस इलेक्शन में नहीं थी। 2018 के इलेक्शन में नून लीग अपने इंतखाबी निशान शेर पर इलेक्शन लड़ रही थी। इस दफा पीटीआई के पास अपना इंतखाबी निशान नहीं था, वो छीन लिया गया था और पीटीआई को 266 मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ने पड़े। 2018 के इलेक्शन में नून लीग के कितने ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अवाम में जाकर ये ववेला मचाया था कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं, जबकि हमें फॉर्म 47 पर हरवाया गया। कितने ऐसे उम्मीदवार थे? हमें तो ये याद है कि उस रात को
25 جولائی کی رات کو رانا ثناء اللہ بھی ہار گیا تھا، خواجہ آصف بھی ہار گیا تھا. جب صبح میں رزلٹ دیکھا تو یہ جیتے ہوئے تھے. اس ٹائم بھی ان کی ہاری ہوئی سیٹیں انہیں دی گئی تھی، انہیں جتوایا گیا تھا. 2018 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کو فارم 45 ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت نہیں لگا تھا. 14 دن کے اندر اندر، جو کہ قانونی طریقہ کار ہے، 14 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے تھے. اس دفعہ جو ایک نئی روایت قائم کی گئی ہے کہ جو فارم 45 ہیں مختلف حلقوں میں، ایک تو وہ جعلی فارم 45 جاری کیے گئے ہیں. پہلے والا جو پولنگ ایجنٹ کو فارم دیا گیا تھا اس کو بالکل ہی ختم کر کے ایک آفس میں بیٹھ کر، دفتر میں بیٹھ کر ایک نئی قسم کا نیا فارم جاری کر، اپنی مرضی کے اس کے اوپر ووٹ لکھ دیے گئے. ایک تو یہ چیز کی گئی ہے، اور دوسری چیز جو کی گئی ہے وہ جو سب سے جو ان کی بدماشی کو ظاہر کرتی ہے کہ اپنی مرضی سے جو پہلے ہندسے لکھے ہوئے نا انہیں مٹا کر اس کے اوپر اپنی مرضی سے اوور رائٹنگ کی گئی ہے. جس کے 213 ووٹ ہیں اس کو 1213 کر، بس ایک لکھ کر 1213 کر دے گا. جس کے 584 ہیں کیسرا علاقے، اس کے 5 کے اوپر ایسے گول دائرہ لگا کر اس کو 0 کر کے 084 کر دی. اتنی بدماشی کی گئی ہے. ایک نئی روایت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک نئی نارمز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ہماری یہ بدماشی سب کے ذہنوں میں یہ رقم ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز فٹ ہو جائے کہ یہ چوری نظام دین کچھ بھی کر سکتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے دھڑلے سے اور ایسی بدماشی سے اس دفعہ الیکشن کے رزلٹ کو چینج کیا گیا، اور یہ چیز کسی صورت بھی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ملک کے کسی صورت بھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ ملک کے دشمن ہیں. کیونکہ آپ دنیا بھر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے جتنے ممالک تباہ ہوئے ہیں ان کی شروعات خانہ جنگی سے ہوتی ہے، سول وار سے ہوتی ہے. اور سول وار شروع ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ عوامی مینڈیٹ کو نہ ماننا ہوتی ہے. عوام جس کو ووٹ دے اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اگر کوئی بندہ حکومت کرنا چاہے، عوامی مینڈیٹ کو دھتکار کر، ٹھکرا کر اگر کوئی بندہ حکومت کرنا چاہے یا کسی اور کو مسلط کرنا چاہے تو وہاں سے سول وار کی شروعات ہوتی ہے. اور سول وار خانہ جنگی ہی ملکوں کی تباہی کا باعث بنتی ہے. خود ہم نے 1971 میں یہ کر کے دیکھ لیا ہے، رزلٹ ہمارے سامنے تھا، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن ہم ابھی بھی نہیں سیکھ رہے.